वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, राइट। एक न्यू सीरीज़ होगी न्यू सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट कौन सा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है इस सब्जेक्ट में। सो ईच एंड एवरी डाउट क्लियर करेंगे यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे, साथ के साथ सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज से हम बेसिकली आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटेंसी। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस स्टडीज़ की हम सीरीज़ को स्टॉप कर देंगे, नहीं। हम दोनों सीरीज़ को ऑल्टरनेट डेज पे कंडक्ट करेंगे, राइट। ऑल्टरनेट डेज पर आपके लिए वीडियोस आएंगी। वन डे बीएसटी की होगी एंड वन डे अकाउंटेंसी की होगी। इस तरीके से बेसिकली हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटे, दोनों सब्जेक्ट पर आप सभी की प्रॉपर कमांड हो। सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को, टॉपिक को, इस न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझते हैं कि आखिर अकाउंटेंसी में सारे के सारे चैप्टर्स का में मार्क्स का वेटेज कैसे होता है। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको वो अनाउंस करना चाहूँगी। सो हम अपने इस सीरीज़ की स्टार्टिंग करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 है, राइट। आपका चैप्टर नंबर 1 है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैसे है? मैंने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका अकाउंटेंसी का। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी चैप्टर से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स। अब कैसे क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में, तो चलिए एक इमेज के थ्रू देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हम आज इसी यूट्यूब की सीरीज़ में, इसी वीडियो में क्लियर करेंगे आपके साथ। चलिए देखते हैं। आपके साथ एक इमेज बेसिकली मैं शेयर करना चाहूँगी। ये इमेज है जो कि मैंने सीबीएसई की साइट से ही डाउनलोड की है, आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं, राइट। रिवाइज्ड अकाउंट का आपका सिलेबस आ चुका है स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो इसमें आप खुद से देखिए, आपको पीरियड्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जो मैं यहाँ पे इम्फेसाइज करना चाह रही हूँ, वो है बेसिकली आपके मार्क्स। देखिए, आपकी 2 बुक्स हैं, इस ईयर से आपकी 2 बुक्स हो चुकी हैं, राइट। लास्ट ईयर में आपके लिए 3 थी बेसिकली, तो बुक्स तो अब भी वही 3 ही है, राइट स्टूडेंट। सो देखिए, आपका पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट्स में डिवीज़न होता है आपका। और उसमें भी आप देखिए, यूनिट 1 आपकी, यूनिट 1 अकेली 10 मार्क्स की है। आप यहाँ पे देखिए, आप यूनिट 1 10 मार्क्स की है, और यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ये सिंगल चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का। इसके बाद आप देखिए, आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप, आपकी पूरी पार्टनरशिप बच्चे कितने मार्क्स की है? 30 मार्क्स की। और यू नो वेरी वेल, पार्टनरशिप में आपके काफ़ी चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे वहाँ पर। एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, आपके काफ़ी सारे चैप्टर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। सो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं आपको। अगर आप 5 चैप्टर करते हैं, आफ्टर दैट आपको ये 30 मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ जस्ट एक सिंगल चैप्टर आपको करना है, सिर्फ एक चैप्टर, और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन भी कोई बहुत टिपिकल नहीं होता है, बेसिकली 2 क्वेश्चन आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, 10 मार्क्स लीजिए। मैक्सिमम 10 है, मिनिमम तो आप थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हैं। और इस वीडियो से देखेंगे तो मैक्सिमम आपको 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर दैट आप देखिए, नेक्स्ट आपका कंपनी में भी बेसिकली आपके काफ़ी चैप्टर हैं। अगर हम बात करें कंपनी वाले, इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट। इन 3 चैप्टर के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
एंड देन उसके बाद आपकी आती है सेकेंड बुक जहाँ पर आपका एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स का है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का है। तो देखिए अगर हम देखें तो डायरेक्टली आपके लिए 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 10 मार्क्स का एनपीओ चैप्टर और सेकेंड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकेला आपका 8 मार्क्स का आता है, राइट। सो ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। सो हम अपनी क्लासेस की स्टार्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी चैप्टर के साथ करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा दोनों सब्जेक्ट आपके ऑल्टरनेट चलेंगे, बस सपोर्ट जैसे आप बिजनेस की वीडियोस को दिखा रहे हैं वैसे ही इसके लिए भी दिखाइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप उसको देखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। चलिए स्टूडेंट आज की हम बेसिकली ये आपके लिए था, इसके साथ साथ आपका वाइवा एंड प्रैक्टिकल होता है, ये तो आपको स्कूल वाले इन्फॉर्म करेंगे ही। आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल होगी, रिटन एग्ज़ाम और वाइवा। और सबसे बड़ी बात वाइवा में भी बेसिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम बेसिकली आज यही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे करके इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। स्टूडेंट पढ़ाने का मेरा तरीका यही होगा कि जितनी मैं इलस्ट्रेशंस यहाँ पर आपको कराऊंगी उतने ही क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम किस बुक से आप इलस्ट्रेशन कराओगे, कहाँ से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो आप समझ के किसी भी बुक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं DK गोयल बुक का यूज़ करूँगी आपकी। तो कौन सी बुक का यूज़ करूँगी? DK गोयल बुक का यूज़ करूँगी। आप उसी में से आपको 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, इलस्ट्रेशंस मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप उन्हीं को देखकर सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाउट पूछिए अपने और कंटिन्यू कीजिए अपनी स्टडी को। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है उसे समझेंगे। सबसे पहले थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ करेंगे यहाँ पर ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी नहीं छूटे, राइट। सो पहले समझेंगे कि आखिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हम तो जब भी बिजनेस का नाम लेते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, क्या कि बिजनेस किया ही इसलिए जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट। हमारा एम ही ये होता है प्रॉफिट अर्न करना है। हाँ हमें सोसाइटी को सर्व करना है लेकिन मेन एम तो यही होता है ना, राइट। प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, अदरवाइज बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो फिर ये क्या चीज़ है जहाँ प्रॉफिट को हम नॉट फॉर कह रहे हैं कि प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही इस्टेब्लिश हुई होती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किस लिए होती हैं, जो अपने मेंबर्स को या फिर नॉर्मल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, सर्विस देने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो इनका मेन एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराना। अब आप कहोगे, अब आपके माइंड में खुद से ही कुछ सोचिए तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे उन ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश हुई है। जैसे हॉस्पिटल, स्टूडेंट्स हॉस्पिटल किस लिए होता है? माना कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात भी करें तो माना हाँ वो हमसे फ़ी तो लेते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, लेकिन उनका मेन एम क्या होता है? सर्विस देना ही होता है। और जो गवर्नमेंट होते हैं वो तो स्पेसिफिकली होते ही हैं। बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी होते हैं, आपने सुना होगा। वो क्या करते हैं? वो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं आपसे, राइट। आपसे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ कुछ ऐसे चार्जेस लेते हैं और उसमें आपको मेडिसिन भी देते हैं। तो यानी वो क्या कर रहे हैं? वो आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं
किस लिए हैं? बेसिकली चैरिटी पर्पस के लिए है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपके स्कूल्स हैं, राइट, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो बहुत कम फीस में आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। लाइब्रेरीज आपने देखी होंगी, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज भी होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं, राइट। उन लाइब्रेरीज में आप जाके नॉमिनल चार्जेस होते हैं और उन पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कीजिए, वहाँ की बुक्स यूज़ कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? तो क्लब है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, और आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं बहुत सारे, राइट। आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और इसी टाइप के स्कूल्स भी होते हैं जो कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका एम क्या है? इनका एम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, राइट। सर्विस प्रोवाइड कराना इनका बेसिकली एम होता है। इनकी जो, अब क्वेश्चन ये, सर्विस तो प्रोवाइड कराएंगे लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? चलिए, एक बार जिसने इस्टेब्लिश किया उसने पैसे लगा दिए, राइट, लेकिन हमें अपना डे टू डे का जो बिजनेस को, हमें ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव तो कराना ही है, राइट। हमें ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करवाना है और इस सरवाइव के लिए आफ्टर ऑल हमें रेगुलर बेसिस पर इनकम की ज़रूरत है। तो आखिर ये इनकम कहाँ से आती है? क्वेश्चन ये है। हम अपने मेंबर्स से तो बहुत नॉमिनल चार्जेस ले रहे हैं, तो फिर इनकम आती कहाँ से है? तो इनकम का जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है बच्चे इनके लिए? डोनेशन होता है आपका, क्योंकि लोग डोनेट करते हैं। सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। मेंबर्स क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो वहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए क्या करते हैं? ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन होता है कि एक बार इतने पैसे दीजिए और लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाइए, या फिर ईयरली आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, यानी उनकी सर्विसेज को ले रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है जो कि इनकी इनकम का सोर्स होती है। डोनेशन होता है, और क्या होता है आपका? ग्रांट्स वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो ग्रांट्स भी इनकी इनकम का सोर्स होती हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो है इनके, इसी वजह से क्या होता है, ये क्या करती हैं, और इसके साथ साथ ये अपनी सर्विसेज को सेल भी करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उससे इन्हें प्रॉफिट अर्न हो, और उस प्रॉफिट का यूज़ कहाँ पे करेंगी? ऑर्गेनाइजेशन के को सरवाइव करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए यूज़ करेंगी, ठीक है। तो मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, अब इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगी या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगी? क्वेश्चन तो यही आता है। प्रॉफिट तो अर्न इन्हें करना ही नहीं है, तो क्या ये इन अकाउंट्स को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या फिर ये कोई भी अकाउंट नहीं बनाएंगे, ऐसे ही काम चल रहा है? बताइए फटाफट से। तो देखिए बच्चे, जहाँ प्रॉफिट अर्न करना होता है वो वहाँ ही सिर्फ आप इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो। या प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा तो ये अकाउंट्स नहीं बनेंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या चाहिए, इन ऑर्गेनाइजेशन को भी ये जानना है कि ईयरली इनकी इनकम आखिर हो कितनी रही है, ये तो इन्हें भी जानना है। क्या इनकी इनकम सफिशिएंट है, क्या इनकी इनकम सफिशिएंट है, इन्हें ये भी जानना है कि अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए इनकम सफिशिएंट है या नहीं। अदरवाइज ये मेंबर की सब्सक्रिप्शन फ़ी बढ़ा सकते हैं, या और डोनेशन कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से, और ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ अदर वेज लाएंगे, राइट। तो इन्हें भी जानना है अपनी ईयरली इनकम के बारे में। सेकेंडली, जब गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं जानना चाहेगी कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन, आखिर जो ये एनजीओ हैं, क्योंकि जितने भी एनजीओज होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ अपनी सर्विस किस किस को दे रहे हैं, कैसे इस ग्रांट का यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है, या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे ग्रांट ले रहे हैं और फिर उसका अपने पर्सनल यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब पता करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो उन्हें भी फुलफ़िल करनी है। तो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, बट इसके रिप्लेस पर
अदर अकाउंट बनते हैं इनके लिए, अदर अकाउंट्स बनते हैं। कौन से अकाउंट है आगे बताएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और साथ में ईयर के एंड में ये भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट किस लिए बनती थी, 11th क्लास में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है, राइट। किस लिए बनाई जाती है, टू नो देयर फिनेंशियल पोजीशन, राइट। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फिनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये जानने के लिए बनाई जाती है। कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब जानने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये तो प्रॉफिट अर्न कर रही हो कोई ऑर्गेनाइजेशन या नहीं कर रही हो, सभी को जानने का राइट है, सभी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल बैलेंस शीट बनेगी। यहाँ पर बैलेंस शीट आपकी बनेगी, B/S बैलेंस शीट, ओके। वो हम प्रिपेयर करेंगे, कब प्रिपेयर करेंगे, वही जैसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है वैसे तो किसी भी टाइम पर आप प्रिपेयर कर सकते हो बैलेंस शीट को सिर्फ, राइट। लेकिन हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल, और वी कैन से दैट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम बनाते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली कितने टाइम का होता है, कोई बताएगा, 1 ईयर का, राइट। और कितने से कितने तक होता है बेसिकली, तो बेसिकली होता है ये आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ देखिए आप कर सकते हो, मोस्टली यही यूज़ होगा, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी देगा वो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाला चलता है आपका, ठीक है। सो ये था आपका एनपीओ के बारे में, क्यों बनती है, किस लिए बनती है, सब कुछ बताया मैंने आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, अदर अकाउंट्स बनाते हैं। चलिए इसी के मीनिंग को फीचर्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज की क्लास इंट्रोडक्टरी है, तो सिर्फ हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो जो मेन एम होता है वो क्या होता है, मेन एम इसका जैसा मैंने बताया सर्विस देना है इसका मेन एम, ठीक है। किसको देना है, अपने मेंबर्स को हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को हो सकता है, कोई भी स्पेशल ग्रुप हो सकता है, उसको देने के लिए ये हो सकती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है, जैसे हो सकता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो किस लिए होती हैं, ब्लाइंड पीपल को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ब्लाइंड चिल्ड्रन को और एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए होती है। बहुत सी होती हैं जो स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए, जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं अपनी। तो जनरल कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है, या फिर जनरल पब्लिक के लिए कैसे कराएंगी, तो वही जैसा मैंने बताया एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन में होती हैं बहुत सारे चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, राइट। नॉमिनल फीस होती है, इवन उनकी बुक्स वगैरह का भी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इंस्टीट्यूशंस ही बियर करते हैं। आपके हेल्थ सेक्टर होते हैं, हेल्थ केयर में, आपका स्पोर्ट्स में भी, आपको पता है ना स्पोर्ट्समैन को, तो स्पोर्ट्स के जितने भी आपके प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। एंटरटेनमेंट के लिए आपके वेरियस जो है क्लब्स होते हैं जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मेन एम क्या है, आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, या फिर कैसे देंगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे देंगे आपको, नॉमिनल कॉस्ट आपसे, नॉमिनल रेट जो है आपसे वो चार्ज करेंगे, तो बहुत सस्ते में देते हैं आपको, क्योंकि इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है। जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, और आपकी ट्रस्ट वगैरह होती हैं। आपने देखा ना बहुत सारे जगह, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो गरीब लड़कियां होती हैं, पुअर गर्ल्स होती हैं, उनकी मैरिज वगैरह ऑर्गेनाइज कराई जाती है, ठीक है। जो आपके ऑर्फिन हाउसेस बहुत सारे क्रिएट किए जाते हैं, किस लिए होते हैं कि जिनके भी पेरेंट्स नहीं हैं उन बच्चों के लिए उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए, राइट, तो उसके लिए होता है। जो भी आपके पुअर पीपल हैं
उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, राइट, पुअर पीपल को, तो उनके लिए, तो बेसिकली ये किस लिए है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर, तो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट बच्चे हर जगह तक नहीं पहुंच सकती, तो बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आती हैं इसके लिए, ठीक है। तो मेन एम सर्विस देना है। देन इसके बाद सेकंड फीचर इसकी फॉर्म की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिकली ये क्या होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती हैं, ठीक है, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, या फिर आपने बहुत सारी वो देखी होंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो इसी के अंदर आती हैं, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो भी इसी में आती हैं। उनका भी एम यही होता है अपने मेंबर्स को क्या देना, नॉमिनल चार्जेस लेकर सर्विस प्रोवाइड कराना। तो उन सोसाइटीज़ की फॉर्म में ये सेटअप किया जाता है। और इसके मेंबर कौन होते हैं, तो बेसिकली इसके मेंबर्स इसके सब्सक्राइबर होते हैं, जिन्होंने मेंबरशिप फ़ी देकर सब्सक्रिप्शन लिया होता है, तो वो सारे सब्सक्राइबर इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के। उन्हें सर्विसेज बहुत नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसका सेकंड फीचर था। देन इसके थर्ड फीचर की बात करें तो सेपरेट एंटिटी है। आपने देखा है ना कि हम क्या कहते हैं, कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, राइट, जिसकी सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, तो सेपरेट एंटिटी है, यानी कि मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर डिफरेंट, राइट। सेपरेट एंटिटी का मीनिंग ही यही है कि मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर डिफरेंट, यानी कि अगर मेंबर्स लीव भी कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ चलती रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सपोज 4 to 5 मेंबर ने मिल के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, सपोज 4 to 5 मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, राइट, एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया जहाँ पर वो क्या करते हैं, कम जो है नॉमिनल चार्जेस लेकर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे पता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो इन्होंने अदर मेंबर्स को भी इन्होंने इनवाइट किया, जो भी आए चाहे वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फ़ी देकर मेंबरशिप ले सकता है और अपनी सर्विसेज भी दे सकता है, किन्हें, पुअर पीपल को। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये अगर ये मेंबर कभी लीव भी कर देंगे जिन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था तब भी चलता रहेगा, अगर इंसॉल्वेंट हो गए तब भी, क्योंकि अदर मेंबर्स आ जाएंगे उनकी जगह, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है ऑर्गेनाइजेशन का लॉ के अकॉर्डिंग। और अब ये ऑर्गेनाइजेशन तब तक आपकी वाउंड अप नहीं होगी जब तक कि रजिस्ट्रार के थ्रू या लीगल जो भी आपके प्रोसीजर है उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलेगी, मेंबर्स के आने जाने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो ये सेपरेट एंटिटी होती है, मेंबर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देन मैनेज कैसे की जाती है, इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू, कि भाई सपोज आपके 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, 10 मेंबर ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। अब उन 10 मेंबर्स में से आपको 4 लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, तो आपने 4 लोगों को चूज़ किया और फिर देखा जिस भी पर्सन को, सपोज ABCD 4 है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ही क्या बनेगा, वो ही वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा या चेयरपर्सन बनेगा और सब चीज़ें मैनेज करेगा। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू ही आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज की जाती है। ये तो मैंने 10 का लिया है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने बड़ी स्केल पर होगी तो वहाँ पर चूज़ करते हैं। जैसे कंपनी में होता है ना शेयर के थ्रू कि आप क्या करते हो, एक एक पर्सन वोट देगा और चूज़ करेंगे। आप इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है बच्चे, देखिए इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर हम सभी वोट देते हैं कि ये पार्टी जीतेगी और फिर उस पार्टी का PM चूज़ किया जाएगा, जो क्या करता है, हमारे यानी प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाएगा। और
वो पार्टी चूज करेगी और वो हमारे बिहाफ पर कंट्री को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो किसने चूज किया है प्राइम मिनिस्टर को, हमने चूज किया है वोट देकर। इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग मैनेज करेंगे उन्हें चूज करते हैं वोट देकर। कौन करेंगे, तो देखिए कंट्री का इलेक्शन होता है तो कौन करता है, कंट्री के इलेक्शन में हम सारे लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, हम चूज करते हैं, राइट, हम ही सब तो वोट देते हैं। लेकिन अच्छा, ये तो हो गई इंडिया के पूरे इलेक्शन की बात। अगर सपोज अभी आपने देखा है रिसेंटली, आज ही बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो बिहार इलेक्शन जब हुए होंगे तो वहाँ पर क्या दिल्ली के आप सपोज जो दिल्ली के लोग हैं, क्या उन्होंने भी वोट दिया होगा, नहीं, वहाँ पर जो बिहार के लोग हैं सिर्फ वो ही वोट देंगे, क्योंकि उस स्टेट के मेंबर कौन है, उस स्टेट के मेंबर वो ही हैं जो बिहार स्टेट में रहते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो मेंबर हैं सिर्फ वो ही वोट देंगे, उन्हीं की तरह, उन्हीं के थ्रू जो पर्सन इलेक्ट होगा वो ही मैनेज करेगा। सो ये एक फीचर था इसका। देन मेजर सोर्स क्या होता है इनकम का, तो मैं मीनिंग में पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो मेजर सोर्स होते हैं वो आपके 4 मेजर सोर्सेज होते हैं। पहला आपका क्या होता है, तो नंबर 1 आपका होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किससे मिलता है, फटाफट बताइए, अभी मैंने बताया था। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता है बाय मेंबर्स, मेंबर्स के थ्रू रिसीव होता है, ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन हो गया। और क्या होता है, आपको लोगों से डोनेशन भी मिलता है, तो वो डोनेशन आपका होता है। और क्या होता है, गवर्नमेंट से अगर ग्रांट मिलती है उसे हम फिनेंशियल असिस्टेंस कह सकते हैं, एड कह सकते हैं। तो ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड जो कि गवर्नमेंट से मिल रही है, एड मीन्स हेल्प, ठीक है, तो गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है मनी की फॉर्म में वो। और फोर्थ आपका देखिए, हमें जो इनकम मिलती है ना उसको हम कहीं ना कहीं, सपोज मेरे को इस ईयर एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन से 50,000 रुपीज़ की इनकम हुई है और एक्सपेंडिचर 30,000 का हुआ है। अब 20,000 बच रहे हैं ना, तो इसमें से क्या करूँगी मैं, 10,000 कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ और उस 10,000 से भी तो मुझे इनकम आती रहेगी फिर पर मंथ। तो यानी कि इनकम किससे होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपको इनकम किससे मिलेगी, इन्वेस्टमेंट से। आप ये समझ लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये 4 सोर्सेस बिल्कुल होते हैं आपके, जहाँ से मेजर सोर्स है, और तो आपको बहुत जगह से मिलता है, कभी आपने असेट सेल कर दी उससे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके, लेकिन मेजर सोर्स ये ही होते हैं आपके इनकम के। अब इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, तो सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो क्या होता है, अगर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, 50,000 ईयर की इनकम हुई और 30,000 आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करेंगे, अगर पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं आप पहले, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अदरवाइज शेयर होल्डर, अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर को दे देंगे, किसे देंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे। और किस फॉर्म में देंगे शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड की फॉर्म में देंगे। ये आप सभी वर्ड्स बिजनेस में 11th क्लास के बिजनेस में आप पढ़ चुके होंगे, शेयर होल्डर, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें, राइट। तो हम उस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, बताइए फटाफट, नहीं होता है, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। यानी कि अगर सपोज 50,000 की इनकम है और 30,000 का एक्सपेंडिचर है, तो जो 20,000 एक्सेस है, इस एक्सेस को हम क्या बोलेंगे, इसके लिए वर्ड यूज होता है सरप्लस।
ठीक है। तो ये जो सरप्लस है इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल फंड में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, मैम ये कैपिटल फंड क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। कैपिटल तो सुना होगा ना आपने, कैपिटल फंड नहीं सुना है। कैपिटल तो आप 11th क्लास के अकाउंट्स में भी पढ़ते आए होंगे और 12th में भी आपने अभी तक पढ़ा होगा। कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। अगर पार्टनर्स है तो पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर है तो शेयर परचेज करके उस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वही तो कैपिटल होता था। तो यहाँ पर उसी कैपिटल की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं होगा, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा कैपिटल फंड। यानी जितना भी सरप्लस होगा उसे कहाँ पर ऐड कर देंगे, 20,000 है, इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मेंबर्स में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हमें देना है मेंबर्स को, हमें उन्हें सर्विस देनी है। फ्यूचर के लिए भी तो फंड फ्यूचर में होगा हमारे पास, तभी तो हम सर्विस देंगे। तो फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। देन अगला फीचर अकाउंट्स। कैसे अकाउंट्स आते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली क्या अकाउंट प्रिपेयर करने हैं या नहीं करने हैं, प्रॉफिट तो अर्न ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या अकाउंट बनाना है, मैंने तो कहा ही था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनेगा यहाँ पे। तो बेसिकली ठीक है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, बट अकाउंट्स बनते हैं। बनेंगे किस लिए, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। टू फुलफिल देयर लीगल रिक्वायरमेंट दे क्रिएट अकाउंट, ठीक है। और ताकि ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके फंड का, ठीक है, कोई एम्बेजलमेंट नहीं हो, मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हो, जरूरी है इसके लिए अकाउंट क्रिएट किए जाएं। कौन कौन से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, तो चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपका एक तो बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट आपका बनेगा, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कौन सा अकाउंट आपका बनेगा, तो बैलेंस शीट। बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको ये तीन ही चीज़ें बनानी है, ये तीन अकाउंट ही बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स, ठीक है, या मैनेजर, ठीक है। इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत इजी अकाउंट होता है, आपको पता ही चल रहा है, जितना रिसीव किया वो दिखाना है और जितना पेमेंट किया। जो इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है वो आपका ये होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट आप इजली प्रिपेयर कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो तीन अकाउंट बेसिकली आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर देखिए, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो दोनों चीज़ें मैंने एक साथ ही कवर कर दी हैं देखा जाए। बेसिकली कब बनाए जाते हैं, तो 1 ईयर के एंड में बनाए जाते हैं। कौन से बनते हैं, तो वही तीन जो मैंने आपको बताए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है आपका, और कौन सा बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो ये 3 अकाउंट्स आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी NPO ये होती क्या है, इसके बारे में समझ आया होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्लास से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इनके अकाउंट को डिटेल से समझेंगे, और आई ट्राई कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यानी कि एक इलिस्ट्रेशन भी मैं आपको करवाऊं, जिससे कि आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर सको। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, साथ के साथ करेंगे, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। 10 मार्क्स का चैप्टर है ये, स्पेसिफिकली बता रही हूँ आपको, राइट। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाए। तब तक के लिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।